नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की पारी 9 साल पूरे कर चुकी है। हुड्डा सरकार पार्ट 2 ने भी 4 साल पूरे कर लिए हैं। इन 4 सालों में भी हुड्डा सरकार ने कई बड़ी योजनाओं पर काम किया और कई बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश को दिए। केंद्र सरकार से भी काफी मदद हरियाणा की सरकार को मिलती रही। तो आज सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वाकई में हरियाणा नंबर 1 है और जनता की कसौटी पर हरियाणा सरकार कितना खरा उतर पाई है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और कई बड़े नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। ऐसे में सवाल यह भी रहेगा कि आखिर हरियाणा सरकार की इन 4 वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि विपक्षी दल क्या मानते हैं और क्या हुड्डा सरकार इस बार हैट्रिक जमाने में कामयाब होंगे। लेकिन घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर इन 4 सालों में हरियाणा सरकार से सूबे की जनता को क्या हासिल हुआ। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने शुक्रवार को अपने दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए। इन 4 वर्षों में सरकार ने कई मोर्चों पर काफी कुछ किया तो कई गंभीर आरोप भी सरकार पर लगाए गए। 4 साल में कांग्रेस की गुटबाजी भी मुख्यमंत्री हुड्डा के लिए बड़ा सरदर्द साबित हुई। कांग्रेस के कई नेता सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे। बावजूद इसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में विकास की कई बड़ी योजनाएं चलाई और केंद्र से भी कई बड़े प्रोजेक्ट लाकर सरकार के मनोबल को बनाए रखा। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाती रहती हैं। SEZ के मसले पर सरकार फेल रही है। नोटिफाई हुई 38 SEZ योजनाओं में से महज 2 पर काम पूरा हुआ है, जबकि 2 SEZ पर काम चल रहा है। तो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने पिछले 4 साल में हुई कई नियुक्तियां रद्द करके सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। लेकिन कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का रिपोर्ट कार्ड काफी अच्छा रहा है। खासकर केंद्र से पहली बार हरियाणा सरकार को रिकॉर्ड योजनाएं और सहायता मिली है। तो पूरे देश में बनने वाले 18 टेक्नोलॉजी पार्कों में से 5 हरियाणा के हिस्से में आए। इसके अलावा पहली बार रेल से जुड़ी कई योजनाएं भी हरियाणा के पास गई। ऐसे में हरियाणा सरकार कई मोर्चों पर कामयाब रही है। यही वजह है हरियाणा सरकार अगला चुनाव भी विकास के मुद्दे पर लड़ने वाली है और प्रदेश की कांग्रेस इकाई भी इसी तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। बड़े पैनल के साथ हम पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा इस मौके पर कई सवाल भी अपने दर्शकों से पूछ रहा है। सवाल नंबर 1, 4 साल में हमारे प्रदेश को क्या मिला। सवाल नंबर 2, हरियाणा सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। सवाल नंबर 3, क्या वाकई हमारा प्रदेश हरियाणा नंबर 1 प्रदेश है, क्योंकि बार बार इस दावे पर सवाल उठते रहते हैं। सवाल नंबर 4, जनता की कसौटी पर सरकार कितनी खरा उतर पाई है। सवाल नंबर 5, हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं। सवाल नंबर 6, क्या केंद्र से मिली मदद हुड्डा सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है। सवाल नंबर 7, क्या हुड्डा सरकार हैट्रिक जमाने में कामयाब होगी, क्योंकि 4 साल तो पूरे हो गए लेकिन आने वाला साल चुनावी साल है और विपक्ष भी अपने मौके की ताक में बैठा हुआ है। अपने पैनल से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हमारे दिल्ली स्टूडियो में रण सिंह मान साहब हैं। रण सिंह मान साहब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और सरकार के मुद्दों को लेकर, पार्टी के मुद्दों को लेकर जमकर अपनी राय रखते हैं, कहते हैं। राजीव जेटली साहब हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। जवाहर यादव साहब हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। तेजपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप नेता हैं हरियाणा जनहित कांग्रेस के। विपिन परमार हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे। केवी पंडित जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि 10 में से कितने नंबर हरियाणा की हुड्डा सरकार को मिलने चाहिए,
4 साल पूरे होने के मौके पर और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। लेकिन चर्चा की शुरुआत रण सिंह मान जी हम आपसे करेंगे। आप प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, किस बात को, किन चीजों को आप सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और इस दावे पे कितना यकीन किया जाए कि हरियाणा वाकई नंबर 1 हरियाणा है? आज विकास की जो पैमाने हैं और जिस भी कसौटी पे हरियाणा सरकार की उपलब्धियां हैं इन सालों की, उस पर यदि गौर किया जाए तो ये निश्चित रूप से यही बात निकल करके आएगी, सब इसको स्वीकार करेंगे। और विपक्ष के क्योंकि लोकतंत्र में उनकी एक अपनी भूमिका है और आलोचना करने का उनका हक है, वो करते भी रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे आंकड़े ये कहते हैं कि हरियाणा ने बहुत प्रगति की है और बहुत से पैमानों पे देश के स्तर पे हरियाणा अग्रणी प्रदेशों में है। अभी रघुराम राजन जो गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के हाल में, और इससे पहले वो आर्थिक सलाहकार थे सरकार के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उसने पाया कि हरियाणा देश के अति विकसित राज्यों में है। और वो आंकड़ों से अलावा कुछ आंकड़े देकर क्या हमें संतुष्ट कर सकते हैं आप? क्या प्रदेश की जनता को संतुष्ट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। एक आप क्षेत्र को लेंगे, मान लीजिए आप शिक्षा के क्षेत्र में लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी भी शिक्षा है और मेडिकल शिक्षा भी है। हरियाणा बनने के बाद में कोई मेडिकल कॉलेज हरियाणा में नहीं बन पाया था और आज हसन मेवाती कॉलेज मेवात में है। और जो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एएसआई हॉस्पिटल है, वो भी अपग्रेड होकर के मेडिकल कॉलेज बन गया है। कल्पना मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास रख दी, वो निर्माणाधीन है। और पहला विश्वविद्यालय है और कॉलेज भी है खानपुर में, महिला का लेडी ऑर्डिंग कॉलेज के बाद में उसकी स्थापना हरियाणा में हुई है और बहुत प्रगति की है इस क्षेत्र में हरियाणा ने। और ऊर्जा के एजुकेशन का सेक्टर ऐसा हो गया जिसके आंकड़े आप रख रहे हैं, कई सारे कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटीज ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सोनीपत में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। राजीव गांधी ने एजुकेशन में बहुत एक छलांग लगाई समझिए। उसमें हरियाणा के बच्चों को जैसे टेक्निकल एजुकेशन जितनी भी है उनके हरियाणा में है या जिस भी स्टेट में है, उनके बच्चों को उस स्टेट कोटे में एडमिशन पाना आसान है। तो यदि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जब बनकर के तैयार होगी, 10 बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने अपना निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। तो हरियाणा के बच्चे जो बाहर जा कर के डोनेशन देते थे और पेरेंट्स को भी अपने बच्चे दूर होने का थोड़ा सा मन पर रहता था बोझ, वो सब यहीं हरियाणा में शिक्षा पाएंगे। फिर ऊर्जा के क्षेत्र में थर्मल प्लांट यमुनानगर लगाया, खेदड़ में लगाया, खानपुर जाडली में लगाया और गोरखपुर फतेहाबाद ज़िले में जो है एटॉमिक पावर प्लांट है वो उसके शुरू हो रही है, ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है, वो भी बनेगा। तो आप कोई खेल के क्षेत्रों में ले लो, हरियाणा की आबादी देश में 2% है, लेकिन यदि उनकी मेडल की संख्या देखी जाए तो देश में सबसे तो हाँ, चाहे वो एशियाई गेम्स थे, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, चाहे ओलंपिक। शिक्षा का आप जिक्र कर रहे हैं, पावर सेक्टर का आपने जिक्र किया, खेलों की आप बात कर रहे हैं। इससे भी आगे बढ़कर हम हरियाणा सरकार जो दावे करती है उसके आंकड़े अगर हम आपको दें तो हरियाणा सरकार का कहना है कि किसानों के कर्जे माफ किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना सबसे पहले हरियाणा में लागू हुई है। कई जिलों को एनसीआर में शामिल कराया गया है। इसके अलावा सामान्य गरीबों के लिए बाकायदा आरक्षण की पहल हुई है। करोड़ों लोगों के लिए मकान बनाने की योजना हरियाणा की सरकार चला रही है। पेंशन सिस्टम में सुधार किया गया है। बुजुर्गों का सम्मान भत्ता बढ़ाया गया है, वगैरह वगैरह। और राजीव जेटली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जेटली साहब, ये जो दावे किए जा रहे हैं, मान साहब ने जिसका जिक्र किया, एजुकेशन सेक्टर, पावर सेक्टर, स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स की बात हम मान सकते हैं, इन दावों में कितनी हकीकत आपको नजर आती है? मैं मान साहब से ही पूछना चाहूँगा। सबसे पहले मान साहब ने जैसे बताया अभी कि आपने मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स में आपने सेटअप लगा रहे हैं नए। आप देखिए पिछले जब इनकी सरकार नहीं थी तब इन्होंने बोला था लगभग 1 लाख जॉब्स देंगे ये। आप हकीकत देखिए, बाजार में जाकर आप जाके देखिए मेडिकल कॉलेजेस में क्या हो रहा है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। लगभग 15 से 20 हज़ार
स्टाफ की कमी नहीं है। ये सरकार सिर्फ बिल्डिंग बनाने में और शिलान्यास करने में ही विश्वास रखती है। जहां जहां पे इनको कमीशन खोरी के धंधे इनके चल सकते हैं, उसे ये विकास का नाम देते हैं। जो बुनियादी तौर पे जब उसको ऑपरेशनल किया जाता है तो वहां पे सरकार बिल्कुल फीकी हो जाती है। अब आप बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट की। आप देखिए इनके टरबाइन खराब रहते हैं, चाइनीज टरबाइन लगाते हैं, टरबाइन चलते नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे उत्पन्न नहीं होती। ये फर्दर प्लांट डेवलप करते जा रहे हैं। कौन से प्लांट डेवलप कर रही है? जो इनके एग्जिस्टिंग प्लांट है। आप पानीपत का प्लांट देखिए वो खराब रहता है, आप दूसरे प्लांट देखिए वो खराब रहते हैं। कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो इनको प्रॉपर बिजली दे रहा हो। जब ये एग्जिस्टिंग यूनिट से ही अपने रिसोर्सेस नहीं निकाल पा रहे हैं, बिजली नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये फर्दर जो बना रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, फर्दर जो ये नेगोशिएट कर रहे हैं कमीशन खोरी के लिए, उसमें क्या ऑपरेशंस में ये कामयाब होंगे, ये तो अब मान साहब भी बता पाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करी है इन्होंने। मेडिकल इंस्टीट्यूट में आज ये नौबत आ चुकी है कि अगर एक डॉक्टर को छुट्टी पे जाना है तो उसकी रिप्लेसमेंट इनके पास नहीं है। तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के बाद उसमें करने के हवाले, ये बात भी एक साथ में बता दें। आज देखिए 40,000, यानी आपका सीधा आरोप है कि केवल घोषणाएं हुई सिर्फ हैं, घोषणाएं हो रही है, हकीकत घोषणाओं में के काम अलावा कम कुछ भी हुआ नहीं है। हो रहा। जवाहर यादव हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जवाहर साहब, आप कांग्रेस पार्टी के दूसरे टर्म के इन 4 सालों को कितने नंबर देंगे 10 में से? क्या उपलब्धि इस सरकार की हम माने, क्योंकि अब जो साल है वो चुनावी साल है जवाहर साहब? ऐसा प्रदेश है जिसमें सारी की सारी जमीन या तो नेहरू परिवार को या जो बड़े उद्योगपति है उनके पास चली गई। 77% रेप की ग्रोथ हुई है। इस बार 10 महीनों में 700 महिलाओं के साथ हरियाणा में बलात्कार हुआ है। इसमें हरियाणा नंबर 1 है। जब हरियाणा बना और जब कांग्रेस के पास 9 साल पहले सत्ता आई, उस समय के पास जो 23,319 करोड़ रुपए का कर्जा था हरियाणा के, और 8 साल में ये बढ़कर 67,712 रुपए हो गया। और जो 8 साल में कर्जा बढ़ा हरियाणा के ऊपर, जिसमें ये नंबर 1 हुए, वो 44,453 करोड़ रुपए बढ़ गया। तो इन्होंने कर्जा लेने में नंबर 1 हरियाणा को किया, बलात्कार के मामले में नंबर 1 हरियाणा को किया। सारी की सारी एक खेती वाला प्रदेश है। इसकी जमीन नेहरू परिवार को या उद्योगपतियों के हाथों में चली गई, इसमें इन्होंने नंबर 1 किया। उसके अलावा बात करते हैं बिजली की, जेटली जी ने भी बताया। आप मान साहब बताएं कि टोटल बिजली कितने मेगावाट हरियाणा में होती है और कितनी होनी चाहिए थी इन प्लांटों से, इसके बारे में मान साहब दे। इन्होंने शिक्षा का जिक्र किया। मान साहब और मैं एक बार चर्चा कर चुके हैं। बात करें हम मेडिकल की, बड़े बड़े चीजों की, मैं कहता हूं सामान्य बात कीजिए। अभी तक पिछले महीने इनके स्कूलों में किताबें तक नहीं आई थे, ट्रम्स के एग्जाम शुरू हो गए और इन्होंने एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को ठेका दे दिया किताब छापने का, जो उत्तराखंड सरकार में, मुंबई की कंपनी है, उत्तराखंड सरकार में जो ब्लैकलिस्ट थी। तो ऐसी चीजों में हरियाणा निश्चित रूप से नंबर 1 है। बाकी ग्रोथ की बात करेंगे, अगर कृषि की विकास दर की बात करते हैं, ठीक है, हर एक सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। कृषि की विकास दर हरियाणा की 8% है। ये हरियाणा सरकार के आंकड़े हैं, गूगल पे, नेट पे जाके मान साहब सर्च कर सकते हैं। गुजरात 17% कृषि की ग्रोथ है, छत्तीसगढ़ 11% है, मध्य प्रदेश 11% है। अब हरियाणा का जो विकास हो रहा है वो कहां हो रहा है? हो सकता है या तो रॉबर्ट वड्रा के परिवार में। ठीक है जवाहर साहब, इससे पहले कि हम तेजपाल शर्मा जी का रुख करें, हजका के नेता हैं, जाहिर है कि वो भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाएंगे, कुछ इसी तरह से सरकार को कटघरे पे खड़ा करेंगे। बान साहब, जो दावे आप कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, पावर सेक्टर में, स्पोर्ट्स में, पर कैपिटा इनकम में, किसानों को लेकर, वो सारे दावे आपके विपक्षी खारिज कर दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? पावर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो फिर बिजली मिल क्यों नहीं रही है? एजुकेशन सेक्टर में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां डॉक्टर्स क्यों नहीं भर्ती किए जा रहे हैं? उनकी कमी क्यों नहीं दूर की जा रही है? इन सारे आरोपों का क्या जवाब है आपके पास? मुझे ये अजीब लगता है कि आप कह रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं मतलब कंट्राडिक्टरी बात कह रहे हैं। ये
एक तरफ तो कह रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है, तो डॉक्टरों की कमी कहाँ से पूरी की जा सकेगी? मेडिकल कॉलेज होंगे, उसमें स्टूडेंट्स आएंगे तभी पूरी होगी ना। ये कॉलेजेस आए हैं और कुछ अभी निर्माणाधीन है, अभी एम्स आया है, उसमें बाड़साम आया है। आप कह रहे हैं कि आप एडमिट करते हैं कि जो आपका मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फेल हो चुका है। नहीं, उस बात सुनिए फेल ना हुए आप। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप आगे बढ़ाने के लिए आपने मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए, ये बात आप एडमिट करते हैं, इसका मतलब? नहीं, आप ये तो एडमिट आप भी तो करोगे ना कि मेडिकल कॉलेज मैंने आपको ये बताया जो आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब आप उसमें ही ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आगे वाले टाइम में जो आप चीजों की घोषणाएं कर रहे हैं उसमें क्या होने वाला है ये भी जनता देख लेगी कुछ दिनों। ऐसा है कि इनका इस बात पर जोर है और ये तकरीबन सब अपोजिशन का मिलेगा। पहले भी सरकार रही, इस सरकार के आने से पहले, और उनकी एनडीए की यहाँ दिल्ली में सरकार थी, वो उनके सहयोगी थे। न तो अपने बलबूते पे, चाहे रेलवे ओवर ब्रिज की बात हो, मेडिकल एजुकेशन की बात हो, चाहे पावर प्लांट की बात हो, ये कुछ भी नहीं कर पाए। इनके पास अपने गिनाने के लायक कुछ भी काम नहीं है, एक भी काम नहीं है। आपको आंकड़ों के साथ आना चाहिए था। मान साहब पिछली गवर्नमेंट में बिजली सरप्लस होती थी। आज बिजली के लिए अगर आप यूनिट में जाके देखिए, आप इंडस्ट्री में जाके देखिए, उन्होंने रोने के बाद आज जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपने अपने जनसेट लगा लिए। अब वो सरकार की तरफ देखना भी नहीं चाहते बिजली के लिए, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब वो कोई, क्योंकि आप देखिए कोई भी ऐसा जिला, आप एक जिला बताइए जहां पे किसानों ने संघर्ष ना किया हो, आज भी बैठे हैं किसान। और आप दूसरी बात देखिए, कहीं नहीं बैठे, किसान संघर्ष कर सकता है, किसान संघर्ष कर सकता है, एक बिजनेसमैन सड़क पे निकल के संघर्ष नहीं कर सकता। वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपने रिसोर्सेज खुद पैदा कर रहा है। पूरे हरियाणा में एक जगह भी किसानों ने बिजली सप्लाई के लिए आंदोलन नहीं चला। आप झूठ पे कह रहे हो। मैं आपको किसानों का आंदोलन जो बता रहा हूँ, भूमि अधिग्रहण पे बता रहा हूँ। जगह बताइए, मैं चैलेंज करता हूँ कि बिजली सप्लाई के ऊपर इन सालों में कहीं भी आंदोलन हुआ हो कि बिजनेसमैन सड़कों पे नहीं उतर सकता, किसान उतर सकता है। 1500 बिजनेसमैन ने अपनी यूनिट खुद लगा ली है। 1583 जब ये सरकार अस्तित्व में, आप जाके देखिए, आप जाके सुनिए ना आप बात, 1583 मेगावाट थी। आप बिजली की बात करते हैं, बिजली की वजह से हरियाणा में कितना एफडीआई आया, लोगों के खपत भी 4 गुना बढ़ गई। कितना एफडीआई हरियाणा में आया, अब ये बताइए क्या नए प्लांट प्लांट नहीं लगते। 1583 से जो मांग बढ़ी इन दिनों आगे जा करके, यदि हरियाणा के किसी कोई भी आदमी अपने घर को भी देखेगा तो उसको भी पता है कि बिजली की खपत पहले से कितनी फालतू बढ़ गई। जब 4 गुना बिजली की खपत फालतू बढ़ गई और यदि पावर प्लांट नहीं लगे, पावर यूनिट ही काम नहीं करेगी, पावर यूनिट ही काम नहीं। आप ये देखिए पानीपत प्लांट आपका बंद रहा, क्यों बंद रहा? आपको आपके पास आंकड़े होने चाहिए, आप मौजूदा सरकार में, क्योंकि आपके टरबाइन के ब्लेड ही चेंज नहीं हो पाए वहां पे। जब आपके टरबाइन नहीं चलेंगे तो बिजली कहां से पैदा होगी? फिर आप कौन सी बिजली प्लांटों की बात करते हैं? आइसोलेटेड बात को, किसी बात को, यदि फॉल्ट आता रहता है, फॉल्ट, हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई फॉल्ट, माल फंक्शन, ये बात नहीं ना, घटिया पार्ट्स लगाने से हुए हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे जिन पर हमें बात करनी है, आगे बढ़ते हैं। केवी पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। केवी पंडित जी, पूरी बहस आप देख सुन रहे हैं, जनता की कसौटी पर सरकार कितना खरा उतर पाई है, क्या मानते हैं आप? 5 साल का पहले का कार्यकाल और आज 4 साल पूरे हुए और अब ये जो साल है वो चुनावी साल है, सरकार की कौन से कामों को आप बड़ी उपलब्धि मानेंगे केवी पंडित जी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले 1500 मेगावाट बिजली होती थी, इन्होंने 3-4 प्लांट बड़े लगाए और फिर वो 5000 के लगभग मेगावाट बिजली बनी। ये अपनी जगह ठीक है कि डिमांड लगातार बढ़ रही है, उतनी पूर्ति नहीं होती है, तो हर स्टेट को, हरियाणा से पहले भी था, पहली सरकारें भी रही जब भी बाहर से बिजली खरीदी जाती थी, अब भी खरीदी जाती है, लेकिन ये कहें कि बिजली के प्लांट नहीं लगे हैं, बल्कि पहले कभी लगे होंगे, पिछली 2 सरकारों ने तो एक भी प्लांट नहीं लगाया था बिजली का, जबकि मांग निरंतर बढ़ रही। एक चीज़, दूसरे एजुकेशन में है, जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बन रहा है, उसमें 10-15 बड़ी इंस्टीट्यूशन आ रही हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड भी है, और जब वहाँ वो हब बनेगा, एजुकेशन हब, तो हरियाणा के बच्चों को निश्चित रूप से लाभ होगा, और उसमें 25% कोटा फिक्स है, अगर हरियाणा के बच्चे उसमें लेने ही पड़ेंगे उनको। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है जी, वो ये है कि इस सरकार में जो इन्होंने काम किया, उसमें रेलवे लाइन की 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी आई थी। इस सरकार ने रिवाड़ी से रोहतक और रोहतक से फिर चंडीगढ़ तक जोड़ा, तो रेलवे लाइन
एक उन्नति का तरीका उस इलाके से आ रही है जो इलाका पिछड़ा है, चाहे वो इलाका अहिरवाल का था, चाहे वो झज्जर का इलाका था। रेलवे लाइन से उसको बहुत लाभ मिलेगा। तीसरी चीज़ है कि मेडिकल एम्स का एक सेकंड पार्ट हरियाणा में बन रहा है, तो उससे स्वास्थ्य के बारे में बहुत सी बातें बनेंगी। एक यूनिवर्सिटी बन रही है मेवात में, 800 करोड़ रुपए लगा, मेडिकल कॉलेज, जो अपने आप में बहुत बड़ा कॉलेज होगा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी है, बहुत डॉक्टर निकलेंगे, स्पेशलिस्ट निकलेंगे। और एक अग्रोहा में मेडिकल कॉलेज है, रोहतक में पीजीआई का कॉलेज है। लेकिन केवी पंडित जी, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ हैं स्टूडियो में। वो ये कह रहे हैं कि सरकार के पास मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, शिलान्यास कर रही है। अगर वो सब कुछ ठीक है और योजनाबद्ध तरीके से चलेगा तब भी उसके रिजल्ट अभी नहीं आने वाले हैं, उनके रिजल्ट आने में 2 से 4 से 10 साल लग जाएंगे। क्या ये आरोप सही है? इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? इस बारे में नहीं कहूँगा। पॉलिटिकल लीडर ने हमेशा एक बहस रहती है राजनीति में, गिलास आधा खाली है और आधा भरा। जो अपोजिशन है उसको खाली दिखाई दे रहा है, जो रूलिंग पार्टी उसको भरा। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं पत्रकार के रूप में कह रहा हूँ। अब काम हुए हैं, मेडिकल कॉलेज हुए हैं, भर्ती डॉक्टरों की हुई है। ये बात अलग है कि सभी अस्पतालों में जितनी मांग है उतनी भर्ती नहीं हो पा रही है। लेकिन अस्पताल में ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं है। या ये एजुकेशन के मामले में स्कूलों की जो बात करी जेटली साहब ने भी करी, जवाहर जी ने भी करी, उसमें भी स्कूलों में टीचर की कमी तो है जी, क्योंकि जो स्कूल अपग्रेड हुए हैं, स्कूल बढ़े हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, छात्रों की संख्या बढ़ी है, उस तादाद में वो तय नहीं हो पा रहा। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लोग जा रहे हैं पढ़ाई के मामले को लेकर। तो ठीक है केवी पंडित जी, हम लौटेंगे आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम चंडीगढ़ का रुख करना चाहेंगे। हमारे सहयोगी विपिन परमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, 4 साल पूरे हो गए हैं हरियाणा की हुड्डा सरकार को, कुल मिलाकर 9 साल। जमीनी हकीकत क्या दिखाई दे रही है? जो आम जनता है उसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? वो किन चीजों पर, किन उपलब्धियों पर खुशी मना रही है और किन चीजों की उम्मीद वो अभी भी कर रही है? विपिन, देखिए राजीव, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जिस तरह से मैं डिबेट सुन रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज नहीं किया जा पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसको अगर डिमांड और सप्लाई की बात करें तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम लाने में, उसमें समानता लाने में काफ़ी समय लग जाता है। पावर सेक्टर की बात यहाँ पर चल रही थी। पावर सेक्टर के लिए अगर भूटान के साथ जो MOU किया गया न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए, उस पर खासा ध्यान अगर दिया जाए तो कहीं ना कहीं हरियाणा की आम जनता की जो बिजली की दिक्कत है उसको दूर करने के लिए हुड्डा सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया था उसे काफ़ी सराहा जा रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि कोई भी हरियाणा की बात करे तो कोई भी इस तरह का कोई एंटी कन्विंसिंग या एंटी कैंपेनिंग जो है आम जनता के द्वारा सरकार के खिलाफ नहीं देखने को मिल रही है। अगर बात करें जाट आरक्षण आंदोलन के बाद, ऐसा कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं देखने को मिला जिसके ये दिखता हो कि आम जनता जो है वो सरकार के विरुद्ध जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो विकासात्मक कार्य 4 सालों में किए गए हैं, चाहे 65,000 नौकरियों की बात करें या फिर पावर सेक्टर की बात करें या फिर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात करें, इसी के साथ साथ जो IT पार्क्स की बात की जा रही है। ये सवाल तो है आप लोगों के लिए, अगर इतनी नाराजगी है जैसा कि आप बता रहे हैं तो कोई आंदोलन जनता में सरकार को लेकर दिखाई नहीं दे रहा है। इस मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे। विपिन, रहिए आप हमारे साथ, हम आगे भी आपका रुख करेंगे। पूरा खास पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे और ब्रेक के उस पार अब ये चर्चा करेंगे कि क्या हुड्डा साहब की सरकार हैट्रिक लगा पाएगी। इस चुनावी साल में हमारे प्रदेश को क्या कुछ और सौगातें मिल सकती हैं और आने वाले दिन कितने मुश्किल और कितने चुनौती भरे हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तुरंत हाजिर हो रहा है।